देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ पटना में हूँ और स्वतंत्रता सेनानी हॉल में हूँ। यहाँ पर ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन का 2 दिवसीय सेमिनार चल रहा है। और बता दें कि ये जो 2 दिवसीय है ये इनका स्थापना दिवस मना रहे हैं। दिखाती हूँ आपको आगे की कुछ झलकियाँ। दरअसल आपको जानकर हैरत होगी कि मैं इतिहासकार कैसे बना। यह 26-27 साल पहले की बात, जब मैं स्वयं की तलाश करने लगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे पुरखे कौन हैं, क्या उन पुरखों को हमें नहीं जानना चाहिए, क्या उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि मैं अतीत के गर्त में, इतिहास की खोज में डूबते चला गया और आज मैं आपके सामने हूं। मैंने महसूस किया कि हमारे जो पुरखे हैं, या तो उनका नाम बदल दिया गया, या उनका काम बदल दिया गया, या हाशिए पर ढकेल दिए गए। आज मुझे गर्व हो रहा है इस आईना के मन से आपको संबोधित करते हुए। दरअसल जो सच्चाई हाथ लगी, सच्चाई यह थी कि मेरे पुरखे नागवंशी थे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, पलामू सहित तमाम उत्तरी झारखंड में, उत्तरी झारखंड ही नहीं कहिए, संपूर्ण झारखंड में नाग की पूजा होती है। हमारे घर में नाग की पूजा होती है, बसंत पंचमी की पूजा होती, सावन पंचमी में नाग की पूजा होती है। हमारे घर में कुल देवता के साथ, गोरिया के साथ, गोरिया बुद्ध के प्रतीक है, मैंने सिद्ध किया है अपनी पुस्तक में। गोरिया के साथ नाग देवता की पूजा होती है। हम लोग दूध और लावा चढ़ाते हैं। शायद आपके घरों में भी इस प्रकार से होता होगा। हर जगह नाग की पूजा होती है। और सावन पंचमी जो होता है, मेरे यहाँ का एक दृश्य मैं आप लोग को दिखा देना चाहूंगा, बता देना चाहूंगा। मैं पलामू जिले के एक छोटे से कस्बा, एक अनुमंडल, हुसैनाबाद अनुमंडल, जो जपला नाम से जाना जाता है, वहां 7 जगह नाग देवता स्थापित किए गए हैं। देवरी में है, कचरा में है, मुरली पहाड़ी पर है, सिकनी में है, इस तरीके से। और उस दिन सावन पंचमी के दिन 7 जगह विशाल मेला लगते हैं, विशाल मेला। हजारों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। हमारे नेतागण वहां कई कार्यक्रम करवाते हैं, कोई खेल तमाशा, जो गाना आदि आदि। तो इतनी जबरदस्त भीड़ होती है और नाग के प्रति कितनी श्रद्धा है, मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई। अच्छा, उस दिन लोग नमक भी नहीं खाते हैं। सावन पंचमी के दिन नमक भी नहीं खाते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन जब मैं किया तो पाया कि प्राचीन काल में यह जो सावन पंचमी के दिन जो नाग योद्धा होते थे, उनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। जैसा कि भंते जी ने कहा, नाग का मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं। तो उस दिन उन लोगों के बीच में प्रतियोगिता का आयोजन होता था और उन्हें सम्मानित किया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था।
तो हमारी संस्कृति नाग संस्कृति रही है। आपको मैं झारखंड के नाग राजाओं के बारे में बताऊं, इसके पहले एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। भारत के प्रथम महिला शासिका का नाम कोई बता सकते क्या? भारत के प्रथम, इस भारतीय उपमहाद्वीप के कहा जाए प्रथम महिला शासिका, हम लोग जानते हैं यही प्रभावती गुप्त हो सकती है, या दीदा हो सकती है, या रुद्रमा हो सकती है, या मुस्लिम काल में एक मैम हुई है, रजिया बेगम हुई है। तो लेकिन नहीं, पहली महिला शासिका वो भी प्रथम शताब्दी में नागनिका, नागनिका नाग कन्या नागनिका हुई है। उनके तो चांदी के सिक्के भी महाराष्ट्र से मिले हैं और उन सिक्कों पर उनका नाम भी मिला है नागनिका। यह बड़े फख्र की बात है, यह गौरव की बात है। जैसा कि अभी हमारे भंते जी कह रहे थे या और हमारे अन्य वक्तागण भी कह रहे थे कि नाग का मतलब होता है श्रेष्ठ, नाग का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य जब आए तो उन्होंने भी आर्य का अर्थ लगा लिया श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ थे, आज सेवक हो गए। हम श्रेष्ठ थे, आज सेवक हो गए। तो नाग का मतलब श्रेष्ठ, चरित्रवान, और नाग से ही नगर शब्द की उत्पत्ति हुई। नगर, शहर, नाग से ही नगर शब्द की उत्पत्ति हुई है। नागों ने ही सिंधु घाटी की सभ्यता का सृजन किया है। डॉक्टर नवल वियोगी ने अपनी पुस्तक में विस्तार से उसकी चर्चा की है। तो नाग शब्द से ही नगर हुआ है। नगरीय सभ्यता नागों की देन है। हमारे लिए यह बड़े ही गर्व की बात है। तो आपको बताऊं, इतिहास के पन्नों पर हम जब जाते हैं तो मगध सम्राट जरासंध का नाम आता है, चक्रवर्ती मगध सम्राट जरासंध। लेकिन ये मगध सम्राट जरासंध कौन थे? ये भी नागवंशी थे। बाद में हर्यक वंश आया, वो कौन थे? वो भी नागवंशी थे। काला शोक नाग तो नाग थे ही। यही नहीं, हमारे जो भगवान बुद्ध हैं या जैन धर्म के स्वामी महावीर हैं, सब नागवंशी हैं। मेरी एक पुस्तक आई है, चेरो राजवंश का इतिहास। चेरो हमारे यहाँ एक जनजाति है, उनका इतिहास मैंने लिखा है। और मध्यकाल में बिहार के बड़े क्षेत्रों में उनका राज हुआ करता था, पूर्व मध्यकाल। चेरो, आखिर ये चेरो कौन है? इन नागों की संतान है। मैंने उस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की है। ये चेरो जो है नागों की संतान है। बाद में चेरो के नाम से जाने गए। क्योंकि हम सब राजाओं को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये नाग है। यही नहीं, हमारे डॉक्टर नवल वियोगी तो इतना तक कह दिया कि यहाँ के जितने राजपूत शासक हैं सब आदिवासी खून है, सब नागों की संतान है, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो खैर, तो विस्तार से आपने सुना अपने भंते जी को। तो मैं भी संक्षिप्त रूप से, चूंकि झारखंड में जो नाग वंश की स्थापना हुई, नाग वंश में कितने राजे हुए, और वह राज देश के आजादी के बाद तक 2 वर्षों 3 वर्षों के 4-5 वर्षों के बाद 52 तक वो चलता रहा। आखिर
उन्हें हमें जानने का हक है कि नहीं? सबको जानना चाहिए। हमारे पुरखों का इतिहास है। झारखंड में नागवंशी राजाओं के शासन का इतिहास प्राचीन कालीन माना जाता है। उनके पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, वे दस्तावेज कहते हैं कि प्रथम शताब्दी से उनका इतिहास प्रारंभ होता है। फणी मुकुट राय प्रथम राजा हुए। नागों में, झारखंड में फणी मुकुट राय प्रथम राजा हुए, जिन्होंने छोटा नागपुर के कतिपय हिस्सों पर अपना राज्य स्थापित किया था। ऐसे इनका जो कालखंड जो बताया गया है, छोटा नागपुर के 97 नागवंशी महाराज दीपनाथ शाहदेव ने 1787 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए वंश विवरण में फणी मुकुट राय की शासना अवधि विक्रमी संवत 121 से 215 अर्थात 94 वर्ष दिया है। फणी मुकुट राय 100 विक्रमी संवत 121, 57 अगर घटा दीजिएगा तो प्रथम शताब्दी हो जाएगा। यद्यपि इतिहासकारों का इसमें इतिहासकार एक मत नहीं है कि वो प्रथम शताब्दी से हुए होंगे, बाद के कालखंड में हुए हैं, लेकिन इन्हें प्रथम शताब्दी से जोड़ दिया गया है। लेकिन हैं तो नागवंशी राजा, हुए तो हैं, इतना तो इतिहासकार स्वीकार कर रहे हैं ना। कतिपय इतिहासकार इनका कालखंड 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी यही मानते हैं। फणी मुकुट राय पुंडरिक नाग के पुत्र थे। पुंडरिक नाग बनारस से आए हुए। सुतियांबे में इनकी राजधानी थी। सुतियांबे छोटा नागपुर में एक जगह थी सुतियांबे, उनकी वही राजधानी थी। और सुतियांबे में 4 नागवंशी राजाओं ने राज किया, 4। उसके बाद एक नागवंशी राजा प्रताप राय हुए। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया में बना ली। चुटिया एक जगह है, और इसी चुटिया को चुटिया नागपुर कहते हैं। चुटिया नागपुर ही कालांतर में छोटा नागपुर बन गया। चुटिया नागपुर ही कालांतर में छोटा नागपुर बन गया। प्राप्त सूची के अनुसार चुटिया पर शासन करने वाले कुल नागवंशी शासक 24 हुए। 4 पहले हो गए और चुटिया पर शासन करने वाले 24 शासक हो गए। 24 4 28 हो गए। अंतिम शासक गंधर्व राय थे, जो विक्रमी संवत 1085 से 1136 तक शासन किए। एक चीज और मैं बता दूं, ये हवाला जो मैं दे रहा हूं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की एक पुस्तक है, अतीत के दर्पण में झारखंड। उस पुस्तक के हवाले से मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। अतीत के दर्पण में झारखंड, रिटन बाय डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। हाँ, बीपी केसरी ने भी लिखा है। और यही नहीं, हमारे डॉक्टर बी वीरोत्तम तो नाग वंशावली पर एक पुस्तक की ही रचना कर दी है। डॉक्टर बी वीरोत्तम प्रोफेसर थे रांची के। नागवंशी राजा भीमकर, अब इतिहास साक्षी है, ऐतिहासिक चीज भीमकर्ण से आ जाता है। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने विक्रमी संवत 1136 में अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खुखरागढ़ में ले गया। खुखरागढ़ एक नई जगह, वहां से भी राजधानी हटा लिए और खुखरागढ़ में स्थापित कर ली। वे विक्रमी संवत 1170 तक शासन किए। खुखरागढ़ में 16 राजाओं ने शासन किया। इसके पहले 4, फिर 24, अब 16 राजाओं ने शासन किया खुखरागढ़ में। अंतिम शासक धेनुकर्ण थे। 12वीं शताब्दी
12वीं शताब्दी में भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजा को हराया था। यह इतिहास की बात है, इतिहास में दर्ज है। भीमकर्ण, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ के रक्सेल राजा को परास्त किया था। बाद के कालखंड में दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी खुखरागढ़ से स्थानांतरित कर डोईसागढ़ अर्थात नवरत्नगढ़, जो गुमला जिला में पड़ता है, ले आए। नवरत्नगढ़, अगर कोई उधर गए होंगे तो नवरत्नगढ़ का पुरातात्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नाम है। नवरत्नगढ़ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई भी की है और आपको जानकर हैरत होगी, नवरत्नगढ़ के बारे में जो पुरातत्वविदों ने जो चर्चा की है वह 9 मंजिला था। 9 मंजिला होने की वजह से उसे नवरत्नगढ़ कहा गया। डोईसागढ़ में है। यह किला दिल्ली के लाल किला से भी पुराना है। यह जो नवरत्नगढ़ है शाहजहां द्वारा निर्मित जो लाल किला था उससे भी पुराना है, जो हमारे नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने बनवाया था। जर्जर नवरत्नगढ़ का आज भी पुरातात्विक महत्व है। यहाँ नवरत्नगढ़ पर शासन करने वाले कुल 7 शासक हुए। 7 शासकों ने, नागवंशी शासकों ने यहाँ राज किया। पहले 4, 24, 16 और अब 7। अंतिम शासक यदुनाथ शाह थे, जो विक्रमी संवत 1764 से 1782 तक शासन किए। नागवंशी शासक शिवनाथ शाह ने अपनी राजधानी डोईसागढ़ से हटाकर पालकोट में ले आया। अब देखिए स्थान चेंज कर रहे हैं, कुछ न कुछ भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परेशानियां रही होंगी, व्यवस्था बस उन्हें राजधानी बदलनी पड़ी। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार विक्रमी संवत 1764 से 1782 तक शिवनाथ शाह ने पालकोट में शासन किया। यहाँ यानी पालकोट में 8 नागवंशी राजाओं ने शासन किया। यहाँ भी 8 नागवंशी राजाओं ने शासन, सबका लिस्ट है, सबकी सूची है। अंतिम शासक गोविंदनाथ शाहदेव थे, जो विक्रमी संवत 1862 से 1878 तक शासन किए। नागवंशी शासक जगन्नाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी पालकोट से हटाकर पालकोट भौरो, उसका नाम था पालकोट भौरो, ले आए, जहां उन्होंने 1878 से 1925 अर्थात 47 वर्षों तक शासन किया। तत्पश्चात नागवंशी शासक उदयनाथ शाह ने यहां से भी राजधानी चेंज कर दिया। पालकोट भौरों से हटाकर अपनी राजधानी रातूगढ़ में ले आया। रांची जाते होंगे तो रातू बस स्टैंड, रातूगढ़, रांची में वो ले आए। उनका कालखंड विक्रमी संवत 1925 से 2006 यानी 81 वर्ष था, 81 वर्ष था। महाराजा लाल चिंतामणि शाहदेव ने आजादी के बाद 1952 तक शासक रहे। उन्होंने वे अंतिम शासक थे। नागवंश के अंतिम शासक महाराजा लाल चिंतामणि शाहदेव हुए। जो यात्रा फणी मुकुट राय से प्रारंभ हुई थी देश के आजादी के बाद, वह महाराजा लाल चिंतामणि शाहदेव पर समाप्त हो गई। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह बोयरा में मदन मोहन मंदिर और जगन्नाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया। राजा एनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। जगन्नाथ मंदिर बड़ा चर्चित मंदिर है। 1771 ईस्वी में दीपनाथ शाह के शासनकाल के दौरान पड़ोसी राजाओं और जनजातियों के साथ संघर्ष के कारण नागवंशी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के जागीरदार बन गए। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर को 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सीधे नियंत्रण में ले लिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे भी अपना अधिकार छीन लिया। 1817 में सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1857 के विद्रोह में नागवंशी राजा, बड़ा ही गर्व का विषय है, जरा देखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नागवंशी राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय लोगों को लामबंद किया, विद्रोह के लिए उकसाया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बाद में वे पकड़े गए और फांसी पर लटका दिए गए। आज वे शहीद नहीं हैं, मैं उनका सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हें फांसी दे दी गई। अब जरा देखिए, झारखंड के नागवंशी राजकुमारों ने भी कई जगह राज्य स्थापित किया है। उनमें सतरंगी का बड़कागढ़ स्टेट जागीर अब रांची जिला में ही है, वहां भी स्थापित था। खैरागढ़ राज्य गंडई जिला छत्तीसगढ़, वहां भी नागवंशी राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया। उड़ीसा का नाम आपने सुना होगा, कालाहंडी जिला। कालाहंडी जिला में भी नाग राजाओं ने, नाग राजकुमारों ने वहां स्थापित किया। बालेश्वर उड़ीसा के नीलगिरी राज्य नागवंशी राजाओं का ही राज था। इसके बाद जरियागढ़ स्टेट खूंटी जिला में, वहां भी नागवंशी राजकुमारों ने अपनी जागीरें स्थापित की। तो इस प्रकार से बहरहाल झारखंड में नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय से प्रारंभ होती है और अंतिम शासक लाल चिंतामणि शाहदेव तक लगातार शासन सत्ता जारी रहती है। नागवंश राजाओं की प्राप्त सूचियों को यदि सही माना गया तो कुल 62 नागवंशी राजाओं ने शासन किया। वैसे मेरा मानना है कि और राजाओं का नाम रहा होगा जिन्हें भूल गए या जिनकी सूची में नाम दर्ज नहीं हो सका। अगर हम 2000 साल अगर नागवंशी राजाओं को नहीं भी देते हैं तो मैं इतना दावे के साथ एक इतिहासकार के नाते मैं कह ही सकता हूं, कम से कम उन्होंने 1200 साल तक झारखंड में अपना राज स्थापित किया है। और आपको जानकर एक चीज और मैं बता दूं, मैं चूंकि झारखंड क्षेत्र से आता हूं और झारखंड के जनजातीय राजाओं पर मैं काम कर रहा हूं। चेरों पर काम कर दिया, खरवार पर मैं काम कर रहा हूं, और ये सब के सब जो सब नागवंशी हैं, लेकिन कालांतर में अपना गोत्र, अपना टोटेम, अपना नस्ल चेंज करके भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो अगर झारखंड में किसी भी वहां के सपूत, वहां के जनजातीय राजा का अगर पहला उदाहरण मिलता है तो वह है नागवंशी राजा। पहला राज स्थापित करने वाले नागवंशी ही हुए हैं झारखंड में। बाद के कालखंड में खरवार राजवंश, चेरो राजवंश, ये सब आए। आपको जानकर एक मजे की बात बता दूं, कैसे लोग चेंज करता है ना। जैसे आप पद्मा नरेश का नाम सुना होगा, जो बुजुर्ग होंगे, कामाख्या नारायण सिंह, उनकी सोशलिस्ट प्रजा पार्टी थी। कामाख्या नारायण सिंह खरवार थे। हजारीबाग के राजा जो आज विधायक भी बनते हैं, सौरभ नारायण सिंह वगैरह, रामगढ़ के राजा, तो ये सब के सब खरवार थे। इनकी परंपरा खरवार कहती है। यही नहीं, बंशीधर राजा यानी नगर उटारी के भैया जो लोग थे, अनंत प्रताप देव या शंकर प्रताप देव, राजेंद्र प्रताप देव, ये सारे के सारे खरवार राजा थे। जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया था, अभी राजेश प्रताप देव हैं, वो भी राजा कहे जाते हैं। मैंने पूछा कि अरे खरवार लोग तो आपको अपना गोतिया मानते हैं, तो मुस्कुराए, उन्होंने काटा नहीं, केवल मुस्कुरा के उन्होंने छोड़ दिया। और रियल यही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी परंपराएं जो वहाँ विद्यमान है, चाहे वह बीपी केसरी हो या नागवंशावली हो, पुस्तक है नागवंशावली, इस सब के माध्यम से पता चलता है कि सारे लोग खरवार ही हैं। इसी प्रकार से
चेरो भी हैं जो नाग वंश से आए, बाद में चेरो हुए, अब राजपूत बनने के स्थिति में है। खरवार तो सब राजपूत बन गए। इसीलिए डॉक्टर नवल वियोगी का यह कहना बड़ा, जैसे कि भूइयां का राज, सिंहभूम में भूइयां का राज था, जो बाद में उसे सिंहों का राज, सिंह माने राजपूत राज, और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान से आए थे। काहे के लिए राजस्थान से कोई आएगा? राजस्थान फैक्ट्री है क्या राजपूतों का? ऐसा नहीं है, है ना। सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, सब ये जनजातीय जो है ये सब कन्वर्टेड है। जो यहाँ राजा हुए वे राजपूत का। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि ये नागवंशी आज अपने अतीत को भूल गए हैं। इतिहास के पन्नों में हम राजा के रूप में देखते हैं, लेकिन हम यह नहीं मानते हैं कि वे नागवंशी रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि बुद्ध के ऊपर जो फण फैलाए हुए हैं, यह तो प्रतीक है, यह प्रतीक है नागवंश का। पार्श्वनाथ, जैन धर्म के पार्श्वनाथ के ऊपर भी आप फण देखिएगा, यह प्रतीक है। सारे के सारे नागवंशी नागवंश के ही संतान रहे हैं, नागवंश की औलाद रहे हैं। और यह कहना कि यहाँ पर दो ही नस्ल थी, एक आर्य नस्ल और एक नाग नस्ल, यह बिल्कुल समीचीन है और इस पर काम होना चाहिए। और मैं तो उन्हीं अनछुए उपेक्षित इतिहास का उद्घाटन करने चला हूं, जो अभी तक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है।